अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज़। ठीक है जी, मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। कल इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कल ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि आप लोगों के अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हों, मिसाल के तौर पे आपका ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2, तो हर ऑब्जेक्टिव का एक सेपरेट चैप्टर बनेगा। लेकिन एग्जामिनर ये पूछने का हक रखता है कि वो आपसे पूछे कि इनके आपस में कनेक्शन क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 का कनेक्शन क्या है। जो आप डिस्क्राइब करोगे वो आपके चैप्टर्स में नज़र आना चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव 1 है वो चैप्टर 4 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 5 जो है वो कंप्लीट तब हुआ जब हमने ऑब्जेक्टिव 4 की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए चैप्टर 5 में एक नई टेक्निक प्रपोज की और उसके रिजल्ट भी इम्प्रूव हुए। तो क्योंकि आपका एमफिल है तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप इस कंफ्यूजन में पढ़ो ही ना, आप अपना नुकसान मत करो, आप एक ही ऑब्जेक्टिव तक फोकस रखो। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा करोगे तो उतना आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। आज जो हमारा फोकस है वो है चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 को मैं एक माइंड मैप डायग्राम से शो करना चाहता हूँ। जो चैप्टर 2 है आपका, उसके अंदर 4 चीज़ें एग्जामिनर देखना चाहता है। सबसे पहले तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपने अपने जो एरिया उसका ब्रॉड ओवरव्यू प्रेजेंट किया। नॉर्मली ये किस तरह होता है, ये कि आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हो अपने एरिया का, जिसका मकसद ये होता है कि आप तमाम प्रॉब्लम्स जो आपके एरिया में एग्जिस्ट करती हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें, तमाम सोल्यूशन जो आपके एरिया में एग्जिस्ट करते हैं आप उनको ग्रुप करके प्रेजेंट कर सकें, और फिर आप अपने ब्रॉड ओवरव्यू में एक ट्रेंड शो कर सकें कि जी ये वाली मेथड्स और टेक्निक सिस्टम ज़्यादा रिसर्च हो रही है इन पे, ये वाले मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिन पे पहले रिसर्च हो रही थी, ये वाले मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिन पे अभी तक रिसर्च ज़्यादा फोकस नहीं किया किसी ने। तो आप बेसिकली ब्रॉड ओवरव्यू दे सको, ये सबसे पहला आपका एग्जामिनर आपको देखना चाहता है चैप्टर 2 के अंदर। फिर क्योंकि ब्रॉड ओवरव्यू में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो सकती हैं, एग्जामिनर अगला ये देखना चाह रहा है कि जो आपके प्रॉब्लम से
स्पेसिफिक कोर पेपर है, आपने वो कैसे आइडेंटिफाई किया, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, यानी वो जो प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड वो पेपर है, और कौन कौन से पेपर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, ये आपका एग्जामिनर आपके स्पेसिफिक जो लिटरेचर आपके सिलेक्टेड प्रॉब्लम का से रिलेटेड होगा उसमें देखना चाहता है। पहला जो सेक्शन है वो है ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ योर एरिया, दूसरा है जिस लिटरेचर रिलेटेड टू सिलेक्टेड प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड लिटरेचर शो करें। अच्छा जी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है तो आपकी एक ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनसे रिलेटेड ये चीज़ आएगी। मैं अभी इमेजिन करूं कि आपका एक ही प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी, आपका एक ही प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लिटरेचर टेबल है कि ये प्रॉब्लम किस किस पेपर ने एड्रेस किया, वो टेबल आपको शो करना पड़ेगा। फिर आपको एक लिमिटेशंस का टेबल शो करना पड़ेगा कि ये जो टेक्निक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं वो उनमें ये लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है, फिर ये वाली टेक्निक्स में ये लिमिटेशन, आपको एक लिमिटेशन का टेबल बनाना पड़ेगा। तो जो जो सेक्शन 2 है जिसमें आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर शो करना है, उसमें पहले तो आपने टेबल शो करना है कि कौन से पेपर्स आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, फिर आपने टेबल शो करना है कि उनमें इश्यूज क्या एग्जिस्ट करते हैं, फिर आपने अपना स्कोप क्लियर करना है, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैंने बॉडी टेम्परेचर ही मैयर करना है तो मैयर करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास जी इंफ्रारेड थर्मामीटर भी है, मेरे पास मर्करी का थर्मामीटर भी है, मेरे पास जो कलर चेंज करने वाला हेड बैंड है थर्मामीटर वो भी है, फिर मेरे पास ईयर वाला थर्मामीटर भी है। मेरे पास मल्टीपल, एक प्रॉब्लम को हल करने के मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जी। थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर चेक करने की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रारेड में टेम्परेचर चेक करने की अपनी प्रॉब्लम, तो आपको लिमिट करना है स्कोप। स्कोप लिमिट करने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम हल, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम एक है इसको, हेलो आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड आप अपना स्कोप लिमिट करोगे। आप ये डिफाइन करोगे कि मैं प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस मेथड या इस स्कोप को अपने इर्द गिर्द बना रहा हूँ थीसिस लिखते वक्त। अच्छा जी, जब आप स्कोप अपना क्लियर कर दोगे, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने कह दिया जी मैं सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के तरीके से जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, मैं सिर्फ उस तक अपनी रिसर्च को लिमिट कर रहा हूँ, तो फिर आगे आप ये बताओगे कि आप इस प्रॉब्लम को किस यूनिक तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, कौन से ऐसे यूनिक और तरीके एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के लिटरेचर से। अब इंफ्रारेड पे और लोगों ने भी काम किया, उनके फ्यूचर वर्क में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो वो यूनिक चीज़ें जिनसे इंफ्रारेड वाली रिसर्च आगे बढ़ सकती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं टेक्निक्स पे, सेक्शन एक अलग होगा कि जी इंफ्रारेड टेक्निक जिसके ज़रिए मैं ये प्रॉब्लम क्या, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, वो टेक्निक पे फिर आपका एक डिटेल सेक्शन होगा कि इंफ्रारेड टेक्निक से बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में लेट्स सपोज 100 पेपर्स लिखे गए हैं, वो 100 पेपर्स को आपने ग्रुप करना है और ग्रुप करके आपने उसको प्रेजेंट करना है कि एक रिसर्च ग्रुप जो है वो रेड लाइट को इस्तेमाल कर रहा है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक रिसर्च ग्रुप ब्लू लाइट को इस्तेमाल कर रहा है बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, एक रिसर्च ग्रुप येलो लाइट को इस्तेमाल कर रहा है। फिर उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, लेकिन आप उसके अंदर भी फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर वर्क क्या है। फाइनली, क्योंकि अब आपने अपना प्रॉब्लम भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया जी, प्रॉब्लम लेट्स सपोज आपका था बॉडी टेम्परेचर मेजर करना, स्कोप आपने डिफाइन कर दी कि जी आपका इंफ्रारेड लाइट के जरिए बॉडी टेम्परेचर मेजर हो रहा है। ये जो आखिरी सेक्शन है वैलिडेशन, वैलिडेशन के रिसर्च में ये आता है कि आप ये कैसे वो तमाम मेथड्स आइडेंटिफाई करें एग्जिस्टिंग रिसर्च में से जो वैलिडेट करते हैं कि जो रिजल्ट है वो सही आया कि नहीं आया। अब जितने भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो सारे अपने पेपर के एंड पे ना वैलिडेशन का मेथड बताएंगे कि हमने अपनी रिसर्च को वैलिडेट कैसे किया। तो इस सेक्शन में आप उस सारे लिटरेचर में से जो वैलिडेट करने के तरीके थे कि जी रेड लाइट वाले जो बॉडी टेम्परेचर
मैयर होते हैं वो इस तरह वैलिडेट होते हैं, ब्लू लाइट वाले बॉडी टेम्परेचर इस तरह वैलिडेट होते हैं, वो सारे के सारे आप इस सेक्शन में टेबल में प्रेजेंट करेंगे। ये प्रेजेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका ब्लू लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, तो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि और ब्लू लाइट वाले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने किस तरह अपनी रिसर्च को वैलिडेट किया। फिर जिस तरह उन्होंने वैलिडेट किया वो आपसे पूछना चाहेंगे कि एक्सपेरिमेंट आपने इसी तरीके से वैलिडेट किया, आप कहेंगे हाँ जी हमने इसी तरीके से वैलिडेट किया। चैप्टर 2 का ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एंड होता है। इसकी डायग्राम मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछें। सर जो वैलिडेट करना है हमने, जो कोर पेपर है उसकी प्रॉब्लम को जो उसने सॉल्व की है, उसके लिए हम उसी का मेथड एज इट इज फॉलो करेंगे जिस तरह से उसने फॉलो किया हुआ है, उसी के टूल, उसी की टेक्निक्स और उसी के एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, या हमने कोई नया एल्गोरिथम लगा के उसके मेथड को पहले वैलिडेट करना है, फिर उसके बाद अपने मैं एल्गोरिथम के यहाँ पर साथ। इसको थोड़ा सा जो वैलिडेशन है ना, वैलिडेशन नाम मैंने ये बनाई है टेक्निक ना, आप जिससे मैं कंपेयर करूँ उसने बनाई है। इसकी मिसाल ये है, आपने भी ब्लू लाइट्स थर्मामीटर बनाया, किसी और ने पहले उसने भी ब्लू लाइट का थर्मामीटर बनाया। थर्मामीटर जब टेम्परेचर मेजर करता है तो वो किस यूनिट में करता है? डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेंटीग्रेड आपका वैलिडेशन मेजर है, वैलिडेशन मेथड है, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि पहले जो थर्मामीटर बना है उसका आउटपुट जो आता है वो किस मेजरमेंट में आ रहा है, वो किस तरह अपना रिजल्ट को वैलिडेट कर रहा है कि जी ये आउटपुट का मेरा ये रिजल्ट आया। ये मैंने एक वैलिडेशन के सिनेरियो को एक्सप्लेन किया है। ये सिनेरियो आपको बताने का मकसद ये है कि जो वैलिडेशन का मेथड है ना, वो कोई प्रपोज नहीं करेगा, ना आप प्रपोज करोगे ना आपका कोर पेपर प्रपोज करेगा, लेकिन उससे आप चेक करोगे कि आपका रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, वो कितने कितने हद तक सही आया है। तो वो कॉमन होगा, वो ऐसा फॉर्मूला होगा जो आप पे भी उसी तरह अप्लाई होगा मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए, आपके कंपेयर्ड पेपर पे भी उसी तरह अप्लाई होगा मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए तो ये वैलिडेशन मेथड्स के टेबल को प्रेजेंट करना ज़रूरी है एग्जामिनर की आसानी के लिए। आप ये डिफेंड करोगे कि मिसाल के तौर पे मेरे सिनेरियो में जो मैंने अपनी रिसर्च में वैलिडेशन मेथड इस्तेमाल किए, मैंने मीन एब्सोल्यूट प्रिसीजन इस्तेमाल किया, फिर मैंने एक्यूरेसी इस्तेमाल की, फिर मैंने प्रिसीजन इस्तेमाल किया, मैंने रिकॉल इस्तेमाल किया, मैंने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये जो कीवर्ड्स मैंने बोले हैं इसमें से कुछ भी मैंने नहीं बनाया हुआ। ये पहले से फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, जब हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको मेजर करते हैं। तो ये जिससे मैंने कंपेयर किया उसने भी इसी से मेजर किया था, मैं भी इसी से मेजर करूंगा। सर क्लियर है क्वेश्चन, थैंक यू सर। जी और क्वेश्चन है तो पूछ लें। वेलकम। सर एक और क्वेश्चन। जी पूछें। सर ये जो स्टेप 1 में लिखा है ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ योर एरिया, सर इसमें अगर हम लेट्स सपोज मशीन लर्निंग को सिलेक्ट करते हैं, मशीन लर्निंग की फर्दर आगे ब्रांचेस आ जाती हैं मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस में, तो उसको सर हम किस वे से इसको ब्रॉड ओवरव्यू स्टडी करेंगे कि इसमें हमने हर सब ब्रांच को स्टडी करना है या फिर उसके अंदर से मजीद एक सब ब्रांच को स्टडी करना है? ठीक है। अच्छा देखें, जो आपने अभी मिसाल दी ना वो थी एप्लीकेशंस। अगर मशीन लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग जी मेडिकल में भी आ गई है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आ गई, ये उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। मशीन लर्निंग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में भी आ गई, गेम्स बनाने में भी आ गई, ये उसकी एप्लीकेशन है। लेकिन मशीन लर्निंग की एक्चुअल रिसर्च, उसका न्यूरल नेटवर्क और उसके अंदर जो आप लर्निंग का एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करें, एक्चुअल रिसर्च वो है। कुछ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ जो है वो फीडबैक बेस अडेप्टिव एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके से वो लर्निंग के मेथड को कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ रिसर्च है वो ये है कि आपने अपने रीडर को बता देना है कि तमाम कौन कौन से जो एरियाज हैं इसमें एग्जिस्ट करते हैं, कि
इसमें जी मिसाल के तौर पे मशीन लर्निंग भी आती है। मशीन लर्निंग के अंदर जी आप न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन कर लें, आप टेंसर कोर डिज़ाइन कर लें, फिर मेथड बाय जेड ए बी सी, आप वो तमाम मेथड्स बताएंगे जिनके ज़रिए आप उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करें। आप एप्लीकेशन का सेक्शन भी एक बनाएंगे जिसमें आप कहेंगे कि हाँ जी इसकी एप्लीकेशन इमेजिंग में ये है, इसकी एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट में ये है, इसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में ये है। लेकिन ब्रॉड ओवरव्यू का मकसद ये है कि अपने रीडर को आप एक ब्रॉड पिक्चर प्रेजेंट करो अपने रिसर्च एरिया की, फिर उसमें आप उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करो और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। एग्जामिनर इधर ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, लेकिन अगर लगाते हैं तो ये देखना चाह रहे थे जी क्या आपने ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, क्या आपने उनके सॉल्यूशंस को, टेक्निक्स को डिस्कस किया, क्या आपने जो रिसेंट ट्रेंड्स है वो डिस्कस किए। ये 3 चीज़ें वो देखेंगे, उसके बाद फिर वो इस सेक्शन पे इतना फोकस नहीं करेंगे। क्लियर सर, थैंक यू सर। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को कवर करेंगे। पहले हम मेथोडोलॉजीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 3 जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें कौन कौन सी चीज़ होना ज़रूरी है। तब तक के लिए क्लास अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ों में रखे तो हमेशा ही, लेकिन इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।